तो स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ लॉन्ग इज डीएनए। ये क्वेश्चन आ जाता है आपके में, हाउ लॉन्ग इज डीएनए, ये कितना लंबा होता है। समझे? अब डीएनए जब आपने पढ़ा, अब इसकी लंबाई भी नापनी। तो जो लेंथ ऑफ डीएनए है, ये पाई गई है टू बी फार ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ ए टिपिकल न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस की डायमेंशन से बहुत बहुत ज्यादा पाई गई है। ठीक है, हर किसी में अलग अलग है। तो इसकी लेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, इसलिए जो लेंथ है इसकी, द लेंथ ऑफ डीएनए is depend on number of न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, उनका नंबर पता लगा लो, इस पर डिपेंड करती है। आप कह सकते हैं जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे, मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जितने ज्यादा होंगे, कॉमा, द डीएनए विल बी मोर लॉन्गर। बात समझ में आ गई? जितने ज्यादा होंगे उतना ही होगा। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लेंथ रही होगी डीएनए की, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो आप हो, हर किसी का अलग अलग रहा होगा। ठीक है, तो दो चार के मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, इसलिए इसकी लेंथ इसके नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर ही डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, जैसे हर किसी में अपने बेस पेयर्स होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। बेस पेयर को काउंट करेंगे। पहला, बताओ मैंने किस चीज का सिंबल बनाया? 5. 5174 अगर वायरस है तो उसके जो बेस पेयर हैं वो है 5386 बेस पेयर। इतने बेस पेयर हैं। अगर मैंने, बताओ ये किस चीज का सिंबल बनाया? लैम्डा. लैम्डा बैक्टीरियोफेज। इसमें जो बेस पेयर हैं 48502 बेस पेयर बीपी। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, ई कोलाई, खूब सुना है। इसमें जो बेस पेयर होते हैं 4 × 10⁻⁶ बीपी। इसमें इतने बेस पेयर होते हैं। बात समझ रहे हो? हर किसी में, यानी हर किसी की जो लंबाई है वो अलग ही तो होगी। फिर बेस पेयर के आधार पे ही तो लंबाई का हम चुनाव कर रहे हैं कि किसमें ज्यादा बेस पेयर है, किसमें कम बेस पेयर है। तो कुछ हमारा भी काउंटिंग रहा होगा बेस पेयर का।
ठीक है, अब ह्यूमन जीनोम है, एक और लीजिए, ह्यूमन जीनोम। हमारे कितने बेस पेयर हैं? तो मैं आपको हैप्लॉइड का बताऊंगा पहले, क्योंकि डिप्लॉइड तो कंडीशन बाद में जाके होती है ना, तो पहले हैप्लॉइड का बताऊंगा, या डायरेक्ट डिप्लॉइड का भी ले सकते हो। हैप्लॉइड का होता है 3.3 इंटू 10⁹ तो डिप्लॉइड का कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10⁹। बात समझ में आ रही है? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अब कहोगे इतने सारे बेस पेयर निकाल के रख दिए, इससे क्या मतलब है? तो भाई ये लंबाई है हर किसी का। कि क्वेश्चन था हाउ लॉन्ग इज डीएनए। अब आपने बेस पेयर को काउंट करते चले जाओ। आपने जब ऐसे करके दूरी बताई थी तो दो के बीच में 3.4 आया था कि नहीं आया था? 10 के बीच में 34 थी। तो अब बेस पेयर 3.4, अगर 10 बेस पेयर होते तो 34 होता, यस और नो? लेकिन बेस पेयर की मैंने नंबरिंग आपके सामने लिख रखी है। एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस सर। यस सर। यस सर। मैंने बेस पेयर की नंबरिंग लिख रखी है, तो आप 3.4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका साइज भी निकल आएगा। डीएनए का एक्चुअल साइज आप उससे निकाल सकते। समझ में आ गई बात मेरी, कैसे निकालेंगे? क्योंकि दो हमने सबके बेस पेयर आपको बता दिए। अब मैं पैकेजिंग में आपको ये बता दूंगा कि कैसे पता लगाते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी बुक कह रही है एक वर्ड कि सेंट्रल डोगमा, और इन बच्चों को बता दिया जाए सेंट्रल डोगमा। Our next topic is central dogma. अब ये क्या शब्द है भाई, क्या चीज है? इसके बारे में जानकारी दी फ्रांसिस एंड क्रिक ने। फ्रांसिस क्रिक ने ही आपने अभी जो मॉडल पढ़ा, वो भी आपने फ्रांसिस निक का क्रिक का ही था। वॉटसन क्रिक वाला जो पढ़ा था आपने, यस और नो? यहाँ पे सिर्फ क्रिक वाली बात ले लूंगा। तो जो फ्रांसिस क्रिक है, इसने प्रपोज किया था। अब है क्या, अभी समझ में आ जाएगा। प्रपोज्ड द सेंट्रल डॉगमा, फ्रांसिस क्रिक, सेंट्रल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बहुत बड़ी बातें एक लाइन में कह दी थी उसने। क्या कह दी थी उसने? उसने बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। हमारा पूरा का पूरा ये जो लाइफ है पूरी, ये हम पूरे प्रोटीन के बने हुए हैं। मैक्सिमम प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, एंजाइम से हमारी बॉडी की जितनी वर्किंग है वो सारी एफिशिएंसी एंजाइम से ही आती है। एम आई राइट? यस और सर। एंजाइम होते हैं प्रोटीन, प्रोटीन बनती है आरएनए से, आरएनए बनता है डीएनए से। आप कह सकते हैं कि सब कुछ ही फिर डीएनए से ही बनता है। कैसे? तो बच्चों, सपोज करिए आपके पास डीएनए है। मैं डीएनए ला रहा हूं आपके पास, ये डीएनए। डीएनए से बनता है
mRNA, आरएनए की कई टाइप होती हैं, mRNA, tRNA, rRNA। mRNA का मतलब मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज कन्वे करे। tRNA का मतलब ट्रांसपोर्ट आरएनए, जो किसी चीज को ट्रांसफर करे। rRNA का मतलब राइबोसोमल आरएनए। और ये आरएनए जो मैसेंजर आरएनए है, ये बनाता है आगे जाके प्रोटीन। ये तीन चीजें बड़ी जरूरी होती। अरे भाई, प्रोटीन काहे से बनता है? डीएनए को जरूरत पड़ती है तो खुद ही कन्वर्ट होके डीएनए बना लेता है। ये आपको साइकिल सी समझ में आ रही है जो मैं बना रहा हूं? डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इस लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन, यही सेंट्रल डॉगमा है जो आपके सामने एक इक्वेशन मैंने लिख दी है। इज दैट क्लियर कि क्या है? हाँ या ना का जवाब दे सकते हैं, कोई Yes, sir. मनाही नहीं है देने में। तो बच्चों, अब डीएनए से आरएनए बन रहा है। कुछ वायरसेस में क्या होता है कि ये जो आरएनए है ये डीएनए भी बना देता है। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह देंगे। बात समझ में आ गई? रिवर्स हो गया ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं ये वाली बात यहां पे नोट करा रहा हूं, स्टार पॉइंट, हैश पॉइंट डाल के। इन सम वायरसेस, कुछ वायरस में, मैं उनको स्पेशली कहूंगा रेट्रोवायरस, आरएनए वाले वायरस। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन ही तो लिखी है मैंने ऊपर, इज इन रिवर्स डायरेक्शन। दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। यहां पर आरएनए से डीएनए बनेगा। बात समझ में आ गई? कुछ वायरसेस में। तो सेंट्रल डोगमा क्या सिद्ध हुआ लास्ट में जाके? मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि तेरा नाम क्या है, तू कहां रहता है। अरे, डीएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, वो है इंफॉर्मेशन। इन लिविंग और लिविंग बीइंग टेक्स प्लेस एज फॉलोज। जो नीचे आया, और वो जो फ्लो था वही सेंट्रल डोगमा था। बात समझ में आ गई? सेंट्रल डोगमा में एनी क्वेश्चन? यस और नो का जवाब दें। Am I audible to all? Yes, sir.
स्टूडेंट अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है, इस पे ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नीट में नहीं बनता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, शायद ही कभी हुआ हो और बोर्ड इसमें से एग्जाम में ना देता हो। उसका नाम है न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या है? अब भाई मैंने बताया कि डीएनए होता है लगभग 2.25 मीटर लंबा, बहुत बड़ा होता है भाई, और सेल होती है बहुत छोटी, तो उसमें पैकेज कैसे बनता है, पैकेट कैसे बनता है? तो पैकेजिंग बताने में आपको जा डीएनए, अगला टॉपिक यही रहेगा हमारा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है तो स्टूडेंट्स, our next topic is packaging of DNA helix। बहुत गौर से समझना है। ऑफ डीएनए हेलिक्स, चाहे इस नाम से क्वेश्चन आ जाए, चाहे न्यूक्लियोसोम के नाम से आ जाए, बताना यही है। डीएनए हम जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज है, तो किसी पॉजिटिवली चार्ज चीज से ये चिपक जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये जो लेंथ ऑफ डीएनए है, इज फाउंड, पाई गई, टू बी फार ग्रेटर, बहुत ज्यादा, फार ग्रेटर, किससे ज्यादा? देन डायमेंशन ऑफ ए टिपिकल न्यूक्लियस। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और डीएनए होता है बहुत बड़ा, तो इसके अंदर इसे कैसे पैक करके फिक्स किया गया, ये जानकारी हम ले रहे हैं। तो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मैंने मैमल की सेल में कितना बताया था? बिल्कुल अभी अभी लेटेस्ट, कितना टोटल नंबर ऑफ बेस 6.6 into पेयर? 10 to the power 9। बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोग। ये एक एक पॉइंट याद है तभी काम होगा। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर in a typical mammalian cell। ये मैमेलियन है, मामा एलियन नहीं है। मामा एलियन कह दोगे तो मामा लड़ पड़ेगा। कितना होता है? 6.6 इंटू 10 to the power 9। 9 जीरो लिख दो 6.6 के बाद। अच्छा, दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि जो डिस्टेंस है, दो बेस पेयर के बीच कितनी है? बिटवीन टू बेस पेयर कितनी थी? जैसे ये था हिस्सा, दो के बीच की दूरी कितनी थी ह्यूमन में? 3.4। अगर नैनोमीटर में लें तो 0.34 nm, यही थी ना। एंगस्ट्रॉम में लें तो 3.4 और 3.4 एंगस्ट्रॉम, यही है ना लेंथ। तो यहां मैं लिख रहा हूं 0.34
नैनोमीटर। अब अगर हमें लेंथ निकालनी है पूरी, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ डीएनए मल्टीप्लाई करना बताया था ना, छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूं। कितनी हो जाएगी? 0.34 नैनोमीटर है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ होता है। यस और नो? Yes. 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ हो गया नैनोमीटर। और साथ में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें? इंटू 6.6 इंटू 10⁹ इसका कैलकुलेट करेंगे तो 2.2 मीटर आएगी। इज दैट क्लियर? अप्रॉक्स लिख दे रहा हूं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि, अच्छा पहले हम उसका साइज ना ले लें कि न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, तब देखो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लीजिए मैं आपको न्यूक्लियस का साइज भी बता दे। साइज ऑफ न्यूक्लियस, हमारी सेल में उसका जो साइज है लगभग लगभग मान लीजिए 10⁻⁻⁶ मीटर। -6 है, समझ रहे हो ना? यानी मीटर में ना होगा तो पॉइंट में मीटर में आएगा, 0.00000 मीटर। बहुत छोटा हो गया ना? मेरी बात समझ पा रहे हो आप, मैं जो कहना चाह रहा हूं? तो 2.25 Yes, sir. मीटर, 2.2 मीटर का इतने छोटे न्यूक्लियस में कैसे आए? ये तो बात क्लियर हो गई। सो लेंथ ऑफ डीएनए is greater than the size of nucleus, is much greater than the size of nucleus। तो इसको तो बहुत ज्यादा डेंसली पैक करना होगा ना। therefore it has to be packaged very densely, it has to be packaged very densely। इज दैट क्लियर कि न्यूक्लियस कैसे पैकेजिंग होती है? अब डीएनए जो है प्रोकैरियोट में अलग तरह से पैकेज्ड होगा और यूकैरियोट्स में अलग तरह से। तो मैं पहला केस बता रहा हूं कि जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उनमें डीएनए कैसे पैकेज होता है? इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होती है, बड़े बड़े लूप बना लेता है जिसकी मदद से, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगर ये प्रोकैरियोट सेल है तो इसके अंदर ये लूप बना लेता है ऐसे कर, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन, और इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे इन प्रोकैरियोट्स डीएनए is organized into large loop
लूप्स बाय प्रोटीन्स, प्रोटीन की हेल्प से, और जिस रीजन में ये है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इन ए रीजन called nucleoid. Is that clear? अब मैं बात करूंगा प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। इन प्रोकैरियोट्स यही समझने का है थोड़ा सा, सॉरी, इन क्या आएगा, यूकैरियोट्स। आपकी सेल्स भी यूकैरियोटिक हैं, आप यूकैरियोट हैं क्योंकि आपका वेल डेवलप न्यूक्लियस है सेल्स के अंदर। ये जो सेल्स हैं इसमें स्पेशल बेसिक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होती है जिसको कि हम हिस्टोन कहते हैं। समझ में आ गया? तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। यहां मैं लिख रहा हूं ये वाली बात, यूकैरियोट्स हैव positively charged proteins called, चार बेसिक प्रोटीन कहूंगा बेटे मैं इसे, ये और कहना है बेसिक प्रोटीन, एसिडिक नहीं, बेसिक प्रोटीन, क्योंकि डीएनए एसिडिक है, कॉल्ड हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन याद रहेगी कि बेसिक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है और डीएनए नेगेटिव होता है जो इसके चारों तरफ चिपक जाता है, ऑक्टामेयर बना लेता है। इस प्रोटीन में बहुत ज्यादा मात्रा में लाइसीन पाया जाता है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये वाली बात भी हमको ध्यान रखनी, कभी पूछ लिया जाए बाई चांस। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ये वाली बात। इसके अंदर क्या होता है, अबंडेंस ऑफ लाइसीन, ये अमीनो एसिड है, LYSINE, एंड आर्जिनाइन, इनकी वजह से ये पॉजिटिव प्रोटीन। ठीक है बच्चों, और माना ये प्रोटीन है पॉजिटिवली और डीएनए होता है नेगेटिवली, तो डीएनए इसके चारों तरफ ऐसे करके लिपट जाता है और फिक्स हो जाता है, तो बॉल सी बन गई है। इसी को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये जो हिस्टोन है आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, 8 गोले इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे 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 8, इसलिए उसको हम ऑक्टामर कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है जो मैं कहने जा रहा हूं आपसे? तो बच्चों ये वाली बात लिखिए, डीएनए कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। डीएनए
ब्रैकेट में लिख रहा हूं नेगेटिव चार्ज। wrap around the histone octamer, wrapped चिपक जाता है around the histone octamer। ये हिस्टोन ऑक्टामर कहां से आया? क्योंकि हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। मैं यहां ब्रैकेट में लिखते रहा हूं ये वाली बात आपकी जानकारी के लिए। हिस्टोन ने क्या किया? आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म, एक यूनिट बना ली 8 ने इकट्ठा होके, ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स हिस्टोन के, कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। उसके चारों तरफ ये डीएनए चिपक जाता है। और न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ये है न्यूक्लियोसोम। 8 का जोड़ने से जो यूनिट बना, बात समझ में आ गई? और उस पे जो डीएनए चिपका। इतना ज्यादा डीएनए ट्विनिंग कर देता है जिससे कि मोतियों की माला जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। अब जैसे ये इस पे चिपक गया यूं, फिर एक और है इस पे भी, फिर यूं, फिर ऐसे, फिर यूं, फिर ऐसे, ऐसे लग रहा है कि मोतियों की माला बनती चली जा रही। बात समझ में आ गई? हर न्यूक्लियोसोम, इसकी बात लिख रहा हूं मैं अब, जो ईच न्यूक्लियोसोम है, हैश पॉइंट है। ईच न्यूक्लियोसोम, पहले चलिए मैं इसको चिपका ही देता हूं, उसके बाद में आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। एक इसका डायग्राम मैं बना रहा हूं, इस डायग्राम को समझो। अभी आपने जो जाना वो आपने ये जाना बच्चों कि इसके अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम हिस्टोन है, और वो 8 का हिस्सा उसने बना लिया। ये देखिए, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन है, हिस्टोन ऑक्टामर में इसका नाम दे रहा हूं। इसके चारों तरफ कौन चिपक जाएगा? डीएनए। ये प्रोटीन कैसी है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहां तक बात? यस सर। अब देखो मैं इस पे चिपकाता हूं डीएनए, ये आया डीएनए। इधर से गया, इधर से घूम के निकला। और एक हिस्सा लास्ट वाला इधर से निकल रहा है।
ये डीएनए चिपका हुआ है। ऐसे लग रहा है ना इसके चारों तरफ ये चिपक गया, ये डीएनए। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव पे चिपक गया, और यहां पे एक और प्रोटीन इसको जोड़ देगी आपस में, ऐसे। ये एक और H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन। ये जो हिस्सा है ये कोर है इसका, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। तो ये जो डायग्राम बनाया ये किसका डायग्राम है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम समझ में आ गया कैसा होता है अब? अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक मूवी पिक्चर देखी जाए इसकी, मैं यहां एक सेल बना रहा हूं, इस सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देखा जाए तो इसके अंदर ये बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं, ऐसे। ऐसे ही तो पड़ा रहेगा बहुत सारा। इसको कहते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मोतियों की माला जैसा डायग्राम। अब ये मोतियों की माला कैसे बन गई, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। ये माला कहीं कहीं पे तो गाढ़ी सी है, कहीं कहीं पे दूर दूर है इसके मोती, कहीं कहीं फिर पास पास हैं, कहीं कहीं फिर दूर दूर है। तो यहां हम लिखेंगे ईच न्यूक्लियोसोम contains 200 base pairs of DNA helix। 200 बेस पेयर, ठीक है, एक के अंदर। मेटाफेज के दौरान ये समझ में आ जाता है। मेटाफेज जो स्टेज होती है, ड्यूरिंग मेटाफेज एडिशनल कंडेंसेशन हो जाता है इसमें। जब सेल डिवीजन होता है तो मेटाफेज के दौरान एडिशनल देखने को मिलता है। ड्यूरिंग मेटाफेज, सुना है ना मेटाफेज नाम? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एडिशनल Yes, sir. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। जब एडिशनल कंडेंसेशन होता है, देयरफॉर मोर पैकेजिंग डन विद, फिर यहां पे और ज्यादा पैकेजिंग हो जाती है और अब नॉन हिस्टोन भी काम में आ जाती है, विद NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, वो भी पैकेजिंग में मदद करने लगती है इसकी में।
HC, क्या लिखेंगे इसको? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। जिसकी वजह से फर्दर कॉइलिंग हो जाती है, बार 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 बार, और कॉइलिंग, which cause further coiling। ठीक है। न्यूक्लियोसोम बार बार बार, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम, ये चौथा न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम है। तो मैं यहां ये वाली बात लिख रहा हूं, न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट the repeating unit of a structure in nucleus called क्रोमैटिन। क्या कहते हैं इसको? क्रोमैटिन। अब बच्चों, ये जो क्रोमैटिन है, बड़ी खास चीज है ये क्रोमैटिन। क्रोमैटिन भी दो तरह का होता है। पहला यू क्रोमैटिन, दूसरा हेटेरोक्रोमैटिन। एक डायग्राम से समझिए कि ये एक, मैं आपको एक सेल बना रहा हूं, ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूर दूर, फिर गाढ़ा गाढ़ा कंसंट्रेट, फिर दूर दूर, फिर कंसंट्रेट, फिर दूर दूर, यानी इसे बाहर निकालूं तो कुछ इस तरह का, स्प्रिंग को खींच दिया जाए तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ना। यस और नो, दो तरह के रीजन आ गए, खुले खुले और बंद बंद। जो लूजली पैक है, ये लूजली पैक हो गया, क्लियर नहीं? ये कैसा पैक है? डेंसली पैक। ये रीजन दो तरह के हो गए। तो यूक्रोमेटिन को मैं ई से डिनोट करूंगा, इसको मैं एच से डिनोट करूंगा। तो ये कैसा रीजन है? रीजन ऑफ क्रोमेटिन। कैसा पैक? लूजली पैक्ड। इज दैट क्लियर? और ये कैसा रीजन है? रीजन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाता है, इज डेंसली पैक्ड। दूसरा पॉइंट, जब ये लूजली पैक है तो ये अगर रंग डालेंगे तो ढंग से रंगीन नहीं हो पाएगा, तो स्टेन लाइट, लाइट कलर लेगा, और ये स्टेन डार्क। इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो दे आर ट्रांसक्राइब्ड।
आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड, इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. So this is all about today's topic.